वेलकम बैक नाज़रीन। अली बदर साहब से जानते हैं सर, ये आपके मामलात अगर सेटल्ड हो गए हैं तो मुज़ाकरात के हवाले से ये जो बार बार तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ इनके रहनुमा क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट की ये ऑफ़र दी गई है। कोई कह रहा है कि ये हसन नकवी साहब के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाई थी, कोई कह रहा है अलीमा बीबी कह रही है कि गंडापुर साहब लेके आए थे। ये एग्जैक्टली बता दें कि ये आई किसकी जानिब से थी? आप लोगों तो एतमाद में लिया होगा या इस पर भी आपको हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया? देखिए, इस बारे में तो मेरे पास कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये हाउस अरेस्ट करने की ऑफर कहाँ से आई और किसने दी। ठीक है। अलबत्ता इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब ने बड़े तहम्मुल से हमारे से कुछ सवालात किए थे, उनका मैं जवाब देना पसंद करूंगा। जी जी जरूर। शायद इनको भूल गए हैं कि ये 2018 में किस तरह जो है इस्टेब्लिशमेंट की गोद पे बैठ के आए थे सारी की सारी पार्टी, और किस तरह इनको इलेक्शन जितवाया गया था, शायद इनको पता नहीं है। और इनका जो लीडर है जिसके अंदर ना काबिलियत है ना अहलियत है, और उसने अंडे मुर्गियां और प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें और गाड़ियां बेच के अपने जानने वालों को किस तरह अपने बताया था कि कैसे इसने पाकिस्तान का खजाना भरना है, और ऐसा वजीर खजाना लगाया जिसने 8 माह में पहले 8 माह में पाकिस्तान को उस नैच पे पहुंचा दिया कि IMF ने मुर्गा बना के पाकिस्तान के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन किया। आज तक हुकूमत उसका जो है वो खैजा भुगत रही है, और इनको ये पता नहीं है कि शायद इनके लीडर जिस घर में बनी गाली के रहते हैं वो इनको इनकी पुरानी सोचा मोहतरमा मायमा खान साहिबा जेल में लेके आई थी, और आज तक इन्होंने रखा हुआ है, वापस नहीं किया। और उस घर को चलाने के लिए खान साहब को बदर साहब की आवाज ब्रेक हो रही है। बदर साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सही मुझ तक पहुंच नहीं रही है। ठीक है, अब ठीक है जी। वो जो बनी गाला का घर जहेज में लेके मोहतरमा जमायमा खान साहिबा ने लेके आई थी, खान साहब ने अपने पास रखा, और उसके बाद उस घर को चलाने के लिए खान साहब को पालने पोसने के लिए जनाब जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब ने खान साहब की परवरिश की, और उधर अपने आटे दाल चीनी की बोरियां पुचाई और खान साहब को पाला पोसा। एक सवाल का जवाब पूरी PTI दे, खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कारोबार कौन सा किया, कौन सी नौकरी की कि उनके पास कोई तजर्बा था? और ये जो बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी या कोई दूसरी पार्टी, पहले सबसे पहले अपने गिरेबानों में झांकें और ये बताएं कि जितना कर्जा या जितना पाकिस्तान के अंदर 2018 तक की तमाम हुकूमतों ने लिया, 4.25 साल के अरसे में उससे डबल कर्जा खान साहब की हुकूमत ने लिया और पाकिस्तान को उस नैच पे पहुंचा दिया कि खान साहब इतने नाअहल और ऐसे वजीर आजम थे कि जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर 110 से 140 पे गया तो कहते मैंने भी टीवी पे ये देखा है, मुझे पता ही नहीं। भाई, आपको उस टाइम खान साहब को शर्म नहीं आई और PTI वालों को शर्म नहीं आई कि इस किस्म की जब आपको खबर आए टीवी से तो आपको तो चुल्लू भर पानी में जो है वो छलांग लगानी चाहिए थी कि आपको। और आज यहाँ पे पढ़े लिखे जो है वो जिनके अंदर ना काबिलियत है ना अहलियत है, वो पाकिस्तान के चैनल पे बैठ के माजरत के साथ सवाल करते हैं कि जी उनमें बड़ी काबिलियत अहलियत है और दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं। मैं तो देखे सवाल यही था कि अगर आपने कोई कारनामा इंकार किया है, कोई ऐसा मामला किया है तो बताएं। कश्मीर का सौदा भाजपा के साथ आपने खान साहब ने कर दिया, मुल्क के साथ आप चैनल पे बैठ के पाकिस्तान की जो है सालमियत की बात करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से इतने ही मुखलिस थे तो आपने CPEC का मंसूबा क्यों रोका? आपने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन। बदर साहब की आवाज ऑडियो को जरा फिक्स करें। बदर साहब की आवाज सही नहीं पहुंच रही है। बदर साहब आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम तक ब्रेक होके पहुंच रही है। उम्मीद करते हैं कि ऑडियो अब फिक्स होगी। जी कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर खान साहब इतने ही मुखलिस थे तो CPEC का मंसूबा क्यों इन्होंने बंद कर दिया? अगर पाकिस्तान से इतने ही मुखलिस थे तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा क्यों नहीं मुकम्मल किया? अगर इतने ही मुखलिस थे
तो तापी गैस पाइपलाइन का मंसूबा क्यों नहीं मुकम्मल किया? अगर इनके साथ इतने ही सवाल, 3 बड़े प्रोजेक्ट की बात मैं करूं तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये ना पता हो कि जर्मनी और जापान की सरहद नहीं मिलती, और जिसको यही ना पता हो कि साल के 12 मौसम होते हैं या 4 मौसम होते हैं, उनसे और उनकी पार्टी के रहनुमाओं से बात करना, मैं तो नहीं समझता कि हमें इस तरह के सवालों के जवाब भी देने चाहिए। बदर साहब, आपने सवालों के जवाब तो दे दिए हैं। अब जो आपने पॉइंट रेज किए हैं या जो आपने सवाल किए हैं, बेहतर तो यही है कि मैं इंजीनियर साहब से ही उनका जवाब ले लूं। मैडम, आपकी टर्न थी, लेकिन माजरत के साथ मैं जरा इंजीनियर साहब से उनका जवाब मेरा ऐड कर लेना, क्योंकि मेरे से भी जो कुछ सवाल पूछे गए थे वो ऐड कर ले। चले आप ऐड कर ले, ठीक है जी, फिर इकट्ठे इंजीनियर साहब की तरफ जाते हैं। बहुत सारी बातें तो बदर साहब ने आपको बता दी हैं और मैं भी इनकी चश्मदीद गवाह हूँ, तो इसलिए वो मैं रिपीट नहीं करूंगी। मेरे ख्याल में पीटीआई को इल्ज़ाम तराशी छोड़ के तो अब इस बात पे गौर करना चाहिए, ख़ास तौर पे बानी साहब जो 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में फंसे हुए हैं, और ओपन एंड शट वो केस है। ये जो एक ये जो सादिक और अमीन के तख्त पे इन्होंने अपने आप को बैठाया हुआ था, धड़ाम से गिर चुका है। लेकिन उसका तो फैसला सियासी हो गया, 190 मिलियन पाउंड का। नहीं, कौन सा सियासी फैसला हो गया? अभी तक आया ही नहीं, बार-बार आगे होता जा रहा है, जैसे मुज़ाकरात की डेट आगे होती जा रही है, फैसला भी आगे होता जा रहा है। हुजूर अभी आना है, 2 दफा तो डिले हो गया, जैसे मुज़ाकरात की सिटिंग डिले हुई वैसे फैसला भी डिले हो गया। कोई बात नहीं, वो हो जाते हैं ऑलरेडी, कोई बात नहीं फायजा, उसमें कोई क्या भाम है। बहुत सारे जजेस होते हैं, वो उन्होंने फैसला पूरा लिखा नहीं होता, जल्दी से उनको टाइम चाहिए होता है। तो बात सारी ये है कि इनके दौर में करप्शन बढ़ गई थी, और ये इनका जो तोशाखाना 2 अभी आ रहा है, और इनको जो फॉरेन फंडिंग के जो सारे केस है, इन्होंने तो अपने एसेट्स भी नहीं डिक्लेयर करे, जो 700% बढ़ गए। मुझे एज एन एमपीए अपने एसेट्स और लायबिलिटीज फॉर्म में मैं आज भर के आई हूँ कि मैं शुरू कहाँ से हुई थी और अब मेरे क्या एसेट्स हैं। इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किए, इन्होंने बताया ही नहीं। इनका तो हाल ये था कि ये जो इनके साथ जो लोग थे वो सब भगौड़े हो चुके हैं। फरागोगी किधर गई, गुजर किधर गया, ये जुल्फी बुखारी किधर भागा हुआ है, शहजाद अकबर जो सारा दिन भाषण देता था किधर भाग गया है वो, तो शहबाज गिल किधर भागा हुआ है। ये वो लोग हैं जो, ये टोला था, ये गैंग था जो करप्शन में सब मुलव्वस थे। और इनके दौर में आपको पता है कि हमारे DGIS फाइलें करप्शन की लेके गए थे कि खुदा के लिए आप एक्शन लिए, पंजाब में क्या हो रहा है, आपके MNAs और MPs रो रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई उल्टा उनको अपने ओहदे से हटा दिया। अब आप पूछते हैं कि आपने क्या किया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को एक अकामे की बुनियाद पे उनको निकाला गया, जो नहायत नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे वो था सिलसिला, उस वक़्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आप निकाल के उनकी देख लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी 24वें नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी थी दुनिया में। उस वक्त 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी। उस वक्त आपका डॉलर 105 पे था। उस वक्त आपकी रोटी जो थी वो 4 रुपए पे थी। आपकी जो इन्फ्लेशन जो थी वो उस वक्त 4% से ज्यादा नहीं थी। आप जितनी मोटरवेज, जितनी डेवलपमेंट, जितने आप देख रहे हैं DHQs, BHQs, इंजीनियर साहब से जवाब लेते हैं, लेकिन एक बात मैं ऐड करूंगी कि अगर बड़े मियां साहब को अकामे पे गलत निकाला गया था तो कुरान ने इद्दत निकाल केस भी गलत है ना मैडम, दोनों चीजें गलत हैं। इंजीनियर साहब आपका टर्न, सर क्या कहेंगे? हुकूमती भी सवालात के जवाब आ गए, पीपल्स पार्टी के भी सवालात के जवाब आ गए सर। उस्मा अगर टाइम दें तो फिर मैं बात जी दोनों साइड से आपने जो सवाल पूछे थे, पीपल्स पार्टी से भी, नून लीग से भी जवाब आ गए। दोनों असल में एक ही हैं, ये मेरे लिए कोई मसला नहीं है। जी अली बदर हैं या उस्मा, ये एक ही थाली के कच्चे बट्टे। और जो इन बेचारों को तो इन्होंने टिकट भी नहीं दिया, इनको तो ये इन्होंने तो इनका जो बेतौकीरी इनकी की है, ये भी नजरियाती कारकुन थे, बेतौकीरी की है इनकी, वो तो मुझे पता है ना सारा। उस्मा तो पता है ना, मुझे पता है सारा। इंजीनियर साहब अब क्या बात भी की है, अब आपने डिफेंड करना है पार्टी को, मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं? नहीं मजबूरी नहीं, मैं खुदा की कसम, ना आप टिकट के लिए इस पार्टी में आई थी, ना मैं टिकट के लिए पार्टी में आया। लेकिन कदर तो करनी चाहिए ना इंजीनियर साहब, कदर तो करनी चाहिए ना नजरियाती कारकुनों की। ये अलग सवाल है। और इंजीनियर साहब जरा जवाब दीजिएगा, हम मुझे अपने साबिक दोस्त जहांगीर बदर के बेटे को कुछ जवाब देना है। मैं आई एम 69 ईयर्स और मैं लाहौर में पढ़ा हूँ। जी बड़े अच्छे कारकुन थे पार्टी के।
अच्छा बेटा, आपने बेटा नहीं कहूंगा क्योंकि आप माइंड कर जाते हैं, आपने कहा था कि अपने गिरेबान में झांके, तो मैंने यकीन करे कि ये जो 2 मिनट या 4 मिनट आप बातें कर रहे थे, मैंने अपने गिरेबान में झांका, मैंने इस गिरेबान को कटा फटा देखा, जो इसका हार्ट का बाईपास हुआ। फिर इसने बताया कि जिद्दोजहद जो करने वाले होते हैं वो इन चीजों से नहीं घबराते कि वो असेंबली में जाते हैं या नहीं जाते हैं। बात सुने, आप ये अभी उस्मा कारदार मेरी बहन के पार्टी के साथ आप बैठे हुए हैं, आप अपने पार्टी को कर रहे हैं, तो मैं यकीन करें, मैं कई बार सोचा है मैं कि जब बेनजीर के बारे में आपने इश्तहारात फेंके, उनको बुरे लफ्जों से पुकारा, आज किस तरह आप एक दूसरे से मिलके एक पार्टी इंजीनियर साहब, बेचारी मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ किरदार कशी जाके देखें जो आपकी पीटीआई इस वक्त कर रही है, वो आप देखें, शर्म से आपकी नजरें झुक जाएंगी। खुदा के लिए कंट्रोल कर लें, इसको कंट्रोल करें इन लोगों को। ये शुतर बेमुहार हो गए हैं, शुतर बेमुहार हो गए, इनको किसी की कोई इज्जत प्यारी नहीं है। ये हर एक को जो है गलाजत और गंदगी में धकेलने एक नंबर बना रही हैं। मैं जानता हूं इनको होते हुए, मैं कहती हूँ इतनी मैं इस वक्त शर्मिंदगी जिस इनको आनी चाहिए, इनको डूब बनना चाहिए जाके चुल्लू भर पानी में, जो ये काम इस वक्त कर रहे हैं। और ये लफ्ज जो है, मैं आपके लिए नहीं कहूंगा कि आप डूब मरे या आप देखें तो सही जाके सोशल मीडिया पे क्या तूफान बदतमीजी इन्होंने किया है। किसी औरत की इज्जत इनके हाथों में महफूज नहीं है। नाम से जुड़े हुए हैं, आप अच्छी फैमिली की एक औरत हैं। तो मरियम नवाज का क्या कसूर है? मरियम नवाज का क्या कसूर है? अगर उसने हाथ मिला लिया तो उसने क्या क़यामत आ गई? जो उन्होंने जो जिस तरीके से उसकी किरदार कशी करने लगे हैं सोशल मीडिया पे, आप जाके उठा के तो देखें वहां पे क्या तमाशा लगाया है। इंजीनियर साहब की बात सुन लेते हैं। इंजीनियर साहब अपनी बात कंटिन्यू कर लें। ये देखें, मैं बात करना चाहता हूँ, उन चीजों के ताल्लुकात को रख के बात करना चाहता हूँ। मैं वो शख्स हूँ कि मुशर्रफ दौर में मैंने इन लोगों के लिए जेल जद्दा 71 दिन काटी, और ये तो किसी बात नहीं कर सकते नवाज शरीफ के जाके पूछना कि नवाज शरीफ के लिए मैंने क्या कुर्बानियां दी थी। वो जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी थी, मेरी मां मर गई थी उन दिनों में। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि यार, अगर आप आ ही गए हैं, आपके पास उस तरह वो जो बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है, तो आप कौम की गर्दन क्यों काट रहे हैं? आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी नालायकों, चोरों, डाकुओं के साथ मुज़ाकरा कर रही है, और सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। आपको टोटल 1.25 करोड़ वोट मिले हैं। सबसे बड़ी नहीं है कहीं से भी। 1.25 करोड़ वोट है आपका। 23 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। खुदा के लिए को अपना मैथमेटिक्स दुरुस्त कर लें। टोटल 1.25 करोड़ वोट है आप लोगों का। उस्मा सुने, 23 करोड़ हमारे साथ हैं यार, आपके पास 17 सीटें हैं। आपका नहीं है भाई, बाकी भी लोग मैंडेट लेके बैठे हुए पार्लियामेंट में, वो खुद नहीं पहुंच गए वहां पे। पीपल्स पार्टी को भी लोगों ने वोट दिया है, नून लीग को भी दिया है, MQM को भी दिया है, JUI को भी दिया है, सारी पार्टीज बैठी हुई है वहां पे। फैसला किया था कि मैं बड़े प्यार से, लहजे से, ये दोनों मेरे लिए मुहतरम है। और नहीं, आप भी बहुत मुनासिब, आप बहुत भले बंदे हैं, हमें पता है, हमें बिल्कुल पता है इस बात का। आपकी भी कोई कदर, लाहौर से निकलती थी तो कहते आपकी भी कोई कदर नहीं की इस पार्टी ने। जी आप याद है आपको, इफ्तिखार भाई मेरी सीट रखना वहां पे, तो मैं अपनी बहन के लिए सीट रखता था। कोई बात नहीं, हो जाता है पार्टियों में, थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो जाता है। मैं मियां नवाज शरीफ को क्यों बुरा कहूं? मैं अपने वज़ीर आज़म को क्यों बुरा कहूं? क्योंकि मैंने जद्दा में इनके साथ अच्छे दिन गुजारे हुए हैं। आज हमने बात करनी है, जो बात हो रही। अब अली बदर साहब बात कर रहे थे, मैं मुस्लिम टाउन इनके घर में 79 में गया था। वो मेरे जो गुजरांवाला में अमीन बेग वगैरह था, मेरी गाड़ी इनके घर में छुप के थी। इन्होंने इतना जबरदस्त एक किरदार अदा किया है। आज पता नहीं पीपल्स पार्टी को क्या हो गया है। ये भुट्टो की पार्टी है? ये क्या 1967 को
भुट्टो ने ये पार्टी बनाई थी क्या? एजाज मसूद और क्या दूसरे लोग जो इसलिए इस पार्टी में आए थे, इन्होंने कुर्बानी दी है। इनके भुट्टो के जाने के बाद लोगों ने अपने आप को आग लगा दी थी। तो ये जो चीज है, आज ये बैठे हुए हैं आमरीत की गोद में, मुझे शर्म आती है जब ये हमारा नौजवान मुझे कहता है कि आप शर्म करें। अच्छा जी, मैं शर्म कर लेता हूँ। मुझे तो शर्म इसलिए आएगी कि मैं एक स्टूडेंट लीडर था लाहौर का, और उसके बेटे के सामने मैं बात कर रहा हूँ और मुझे शर्म दिला रहा है। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं मेरे बेटे, मैं शर्म करूंगा, और इंशाअल्लाह आइंदा भी जहांगीर बदर का जहां भी नाम आएगा, मैं कहूंगा कि वो एक ऐसा शख्स था जो आमरीत के खिलाफ लड़ा। अब उसकी बदकिस्मती ये है कि उसका बेटा अली बदर है। आज वो कब्र से भी उठ के आपको चांटे लगाए अगर बाहर आ जाए, वो क्या आप इसलिए डिक्टेटर के साथ बैठे हुए हैं? आप अपनी तौर पे लड़ाई लड़े, आए, हम हमारा मैदान है आपके सामने 8 फरवरी की तरह, हमारे साथ मुकाबला करें। हमारे बताऊं और आलू बैंगन के ना मुकाबला करें, अपनी तलवार लाएं, अपनी शमशीर लाएं जो आपने जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर की रखी हुई है, और तीर लाएं। ठीक है जहांगीर साहब, मैं बदर साहब से आपका पॉइंट का आंसर लेती हूँ। जी बदर साहब। मैं चोई साहब की जात के हवाले से तो मैंने बात की नहीं, मैं तो ओवरऑल पीपल्स पार्टी के मौकफ की बात कर रहा था और पीटीआई के ओवरऑल बात कर रहा था, लेकिन चौधरी साहब ने इसको जाती तौर पे अपने उसके ऊपर ले लिया। मेरा मकसद इनको जाती तौर पे बिल्कुल भी कोई बाय एज ए पर्सन टारगेट करना बिल्कुल नहीं था, ना मैंने आज तक कभी किसी को टारगेट किया है। तो लिहाजा अगर इनको मेरी तरफ से कोई बात ऐसी लगी है, मैं उसकी माजरत चाहता हूँ कि इनको कोई बुरा, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन मेरे एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये देखें, मेरे वालिद की जद्दोजहद और मेरे वालिद की पार्टी के लिए खिदमात एक जगह है, लेकिन मैं जब सवाल करता हूं इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी, मर्सिडीजें बेच दी, साल के 12 मौसम करवा दिए और जर्मनी जापान की सरहद मिलवा दी, और उसके बाद 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर और पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। हमारी पार्टी के अंदर फरिश्ते नहीं बैठे, हमारी पार्टियों में भी इंसान है और इंसानों से गलतियां होती हैं, किसी से गलती हो गई होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सारे जो है फरिश्ते हैं, लेकिन बात जब आप मेरे से सवाल करेंगे और मैं आपसे सवाल करूंगा तो मैं पार्टी के उसके ऊपर करता। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बदर साहब, मुझे जरा अपनी पार्टी का मौकिफ बता दीजिएगा कि मुज़ाकरात जो तरीके से आप 2 निकाती एजेंडा सामने रखने जा रही है, एक्सेप्टेबल है आप लोगों के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, इनका मौकफ आएगा सामने मुज़ाकराती टीम का, उसके बाद फिर देखेंगे 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन है सर, और इसके अलावा सियासी कैदियों की रिहाई है। पीटीआई और उसकी लीडरशिप के बारे में कहा जाता है कि ये किसी टाइम पे भी जो है ना रुख जो है यू टर्न ले लेते हैं, लिहाजा जब तक इन राइटिंग देंगे नहीं, चीजें सामने आएंगी नहीं, उसके ऊपर कोई ना कोई ख्याल देना या कोई बात करना वो मुश्किल है। जब चीजें सामने आ जाएंगी तो फिर पता चलेगा कि इनका क्या मौक़िफ़ है। ठीक है, मैं उज़मा साहबा से जान लेती हूँ। उज़मा साहबा, जरा वक्त की किल्लत है, शॉर्टली मुझे बताइएगा कि आप लोगों की पार्टी पे डिस्कशन तो डेफिनेटली हुई होगी ना, क्योंकि अगर हम लोग इतने अरसे से ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, बारहा वो आके अपने मुतालबा सामने रख रहे हैं, इन रिटर्न भी अब आपको दे देंगे नेक्स्ट मीटिंग में, तो ये मुतालबा हुकूमत के लिए किस हद तक एक्सेप्टेबल है? देखें, जो हमारे इख्तियार में होगा हम ज़रूर उस पर मुज़ाकरात करेंगे, इनके मुतालिबात देखेंगे भी और कोशिश करेंगे कि हम पूरे करें। लेकिन जो हमारे इख्तियार में नहीं है वो नंबर 1 9 मई हमारे इख्तियार में नहीं है। जुडिशल कमीशन का डिमांड है ना उनकी। मैं पहले 9 मई की तो बात कर लूँ ना, वो हमारे इख्तियार में नहीं है क्योंकि इन्होंने आर्मी सीक्रेट एक्ट के इन्होंने पढ़ा नहीं था, इनको चाहिए था पढ़ लेते हमले करने से पहले फौजी तनसीबात पे। अब वो इदारा अगर इनको माफ़ करे तो करे, हम नहीं कर सकते हैं, और इदारा माफ़ कर भी रहा है। 19 लोगों को सरबराह ने माफ़ भी किया है, सिला रहमी उन्होंने मांगी और उन्होंने माफ़ भी किया, तो ये उनसे मांगे। लेकिन ये तो उल्टा, जब भी बानी साहब बैठते हैं, आज भी मीडिया के साथ इन्होंने कहा, उमर अयूब ने, बानी साहब कह रहे हैं मैं सबको माफ़ करता हूँ। अरे भाई, आपसे माफ़ी मांग कौन रहा है? आप क्यों बार बार ये बात करते हैं?
तो बात सारी ये है कि आपकी उनके जहन में तो यही है ना कि खान है तो पाकिस्तान है, उसके अलावा वो किसी को घास डालते नहीं है। तो आप जुडिशल कमीशन जो है, हम अगर वो मुतालबा करते हैं तो हम ये लिख के तो चीफ जस्टिस को भेज देंगे। बाकी चीज आगे चीफ जस्टिस की जवाबदीद है कि वो जुडिशल कमीशन बनाते हैं कि नहीं बनाते। जब गवर्नमेंट कहेगी तो डेफिनेटली चीफ जस्टिस भी बना देंगे, वो हो सकता है, उसमें गुंजाइश है। तो जिसमें जो गुंजाइश है सियासी कैदियों की रिहाई, और इसमें अब पता चलेगा कि सियासी कैदी, पता चलेगा सियासी कैदी कौन है, गैर सियासी निकल सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहबा, आपका भी, जुल्फकार अली बदर साहब आपका भी, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।